हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज बात करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो एक लॉ पास किया है नीट को स्क्रैप करते हुए। अब तमिलनाडु में इस लॉ के हिसाब से एडमिशन के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में नीट के स्कोर की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो 12th के मार्क्स हैं उनके बेसिस पर एडमिशन होगा। लेकिन सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक टीचर हूं, पूरा जीवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गुजारा। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मैं बेहतर समझता हूं। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी स्टूडेंट हूं, इसलिए फेडरलिज्म पर जब कोई आंच आती है तो वो पर्सपेक्टिव मैं लाता हूं और आपके सामने रखता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हमने कई वीडियो बनाए और मैंने उसकी प्रशंसा की। उसमें इक्विटी, एक्सेस और इंक्लूजन के गोल्स भारत सरकार ने सामने रखे हैं। क्या एक एडमिशन टेस्ट इन गोल्स को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है? यह प्रश्न है। किस तरीके से नीट शुरू हुआ? 2003-4 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, मुरली मनोहर जोशी MHRD मिनिस्टर थे, तब ओरिजिनली कॉमन टेस्ट का प्रपोजल आया था। मैंने उस समय भी एक सिंगल टेस्ट के आइडिया को अपोज किया था और यह कहा था, भारत जैसे बड़े देश में स्टूडेंट्स के लिए एक ही टेस्ट में बैठना आसान होगा। मल्टीपल टेस्ट में बैठने से उन्हें तकलीफ होती है, इतने फॉर्म भरें, इतनी अलग अलग जगह फीस दें, इतनी जगह ट्रैवल करके जाएं। लेकिन क्या एक टेस्ट से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? फेयरनेस की, ट्रांसपेरेंसी की, इंक्लूजन की, स्टैंडर्डाइजेशन की। एक दिन अगर टेस्ट है और वो टेस्ट एक बच्चे का खराब हो गया, अब उस बच्चे का साल पूरा खराब होगा। अगर मल्टीपल टेस्ट होंगे, एक जगह एडमिशन नहीं होगा तो दूसरी जगह एडमिशन होगा। ऑप्शंस और चॉइस कंप्रोमाइज होती है अगर एक ही टेस्ट होता है। मैं समझता हूं कि कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनिक हैं। वो खास तरह की स्किल्स और ओरिएंटेशन और एटीट्यूड अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी सारे एजुकेशन कमीशंस एम्फेसाइज करते रहे हैं। राधाकृष्ण कमीशन, कोठारी कमीशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बात कही जा रही है कि ऑटोनॉमी दी जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का राइट है टू एडमिट स्टूडेंट्स, टू एडमिट द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इट वांट्स टू एडमिट। आर्टिकल 30 का भी पर्सपेक्टिव है। कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट कहती रही है कि माइनॉरिटी राइट्स का ये एक फैसेट है, राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स। अब आर्म फोर्सेस का मेडिकल कॉलेज या क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर या कोई और इंस्टीट्यूशन अगर कोई खास चीज अपने स्टूडेंट्स में टेस्ट करना चाहता है तो कॉमन टेस्ट ये अपॉर्चुनिटी उससे खत्म कर देता है। एक सिंगल टेस्ट सरकार की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमारे जजेस को यह एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगा, क्योंकि वो मेरिट में इंटरेस्टेड थे, ट्रांसपेरेंसी में इंटरेस्टेड थे, फेयरनेस में इंटरेस्टेड थे, लीगैलिटी में इंटरेस्टेड थे। कई जजमेंट्स में कॉमन टेस्ट के फेवर में कोर्ट नजर आती है।
लेकिन उन टेस्ट्स का ग्राउंड पर क्या असर होगा, इसके बारे में ना तो बहस हुई सही से, और ना कोर्ट के सामने वो रिसर्चेस जो विश्व भर में हो चुकी हैं रखी गई। इसलिए जजेस को ब्लेम करना मुनासिब नहीं होगा। एक हवा है, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ई प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन एडमिशन टेस्ट। ये इस थिंकिंग की वजह से एक सिंगल टेस्ट आ गया मेडिकल एडमिशंस में। अभी इंजीनियरिंग में नहीं आया है, जेईई है लेकिन और भी टेस्ट होते हैं, क्लैट है लेकिन और भी टेस्ट होते हैं। लेकिन मेडिकल एजुकेशन के बारे में क्योंकि बहुत लिटिगेशन हो चुका था, कोर्ट ने एक सिंगल विंडो टेस्ट की खोली, और जब एक सिंगल विंडो होगी तो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी। तमिलनाडु में 17 से ज्यादा बच्चे नीट की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। कई बच्चों ने टेस्ट देने से पहले ही सुसाइड कर लिया कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं। 2017 में 17 साल की दलित लड़की अनीता ने सुसाइड किया। उसने बैटल भी लीड की नीट के अगेंस्ट। अब नई डीएमके सरकार के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम नीट को हटाएंगे। अगस्त में उन्होंने रिटायर्ड जज ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक नॉन मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई। उस कमेटी के विरुद्ध बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी के नंगराजन मद्रास हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट में उन्हें कामयाबी ना मिली, और पिटीशन डिसमिस होते ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आनन फानन में असेंबली में जाकर नीट को स्क्रैप करने का लॉ बना दिया। अब जरा संवैधानिक प्रश्न कि क्या इस लॉ से वाकई में नीट तमिलनाडु से आसानी से खत्म हो जाएगा? भारत का संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। एजुकेशन ओरिजिनली तो स्टेट लिस्ट में ही थी। मिसेस गांधी उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ले गई। मेडिकल एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, एंट्री 25, यानी दोनों केंद्र और राज्य उस पर कानून बना सकते। लेकिन मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंट्री नंबर 66 है यूनियन लिस्ट की, और एंट्री नंबर 25 है सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 66। इसका मतलब केंद्र का ही इसमें अधिकार क्षेत्र होगा इवेंचुअली। इस बात की पॉसिबिलिटी कि जो लॉ डीएमके चीफ मिनिस्टर ने पास कराया है उसको भारत के राष्ट्रपति अपनी कंसेंट दे देंगे, बहुत ही रिमोट है। बीजेपी का आर्गुमेंट सदन में भी और मद्रास हाई कोर्ट में भी ये रहा कि इसमें नीट का होना लीगल है। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था 1956 का, उसके तहत जब टेस्ट की बात हुई तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने अपने आखिरी दिन उसको स्क्रैप कर दिया, क्वैश कर दिया, कह दिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरे देश के लिए एक टेस्ट करने का अधिकार नहीं। उस जजमेंट की बड़ी आलोचना हुई। जस्टिस अनिल दवे ने उसमें डिसेंटिंग जजमेंट दिया। 2016 के आते आते रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, मेडिकल काउंसिल एक्ट को अमेंड किया गया, सेक्शन 10D उसमें इंसर्ट हुआ, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया नीट के लिए।
जस्टिस कबीर के मेजॉरिटी ओपिनियन पर रिव्यू एडमिट हुआ और कोर्ट ने जबरदस्ती यह कहा कि इसी साल से यानी 2016 से नीट के जरिए ही एडमिशन होंगे। मोदी सरकार ने, राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि कम से कम 2016 में हमें अपना टेस्ट करने दे, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। इसका मतलब नीट के लिए सरकार को दोष देना सही नहीं होगा। जुडिशरी का फैसला था और जुडिशरी का फैसला मैंने आपको जैसे बताया मेरिट और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस को देखते हुए था। फिर 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा लेड बेंच ने दोबारा से नीट को एग्जामिन किया और कहा कि यह संवैधानिक है, सोशल गोल्स के विरुद्ध नहीं है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जिस पे न सिर्फ नीट लागू किया गया बल्कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग इंपोज की गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं इस्लामिक एकेडमी और टीएमए पाई उनसे कंसिस्टेंट है। पहली चीज तो यह कि टीएमए पाई को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि कॉमन टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय द स्टेट ऑब्लिग यूनिवर्सिटी। स्टेट और यूनिवर्सिटी को बराबर रखा गया है। आर्टिकल 12 के तहत भी यूनिवर्सिटी एक स्टेट है। फिर इस्लामिक एकेडमी जो 5 जज बेंच जजमेंट था जिसने 11 जज बेंच जजमेंट टीएमए पाई को क्लैरिफाई किया, उसने कहा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनके स्पेशल फीचर्स हैं, जो 25 साल से एक फेयर और ट्रांसपेरेंट टेस्ट करते आ रहे हैं, उनको एक कॉमन टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल सकता है। यह पहलू जस्टिस अरुण मिश्रा बेंच ने इसको कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैं ये समझता हूं कि नीट एक जुडिशियल डिसीजन की वजह से देश में आया है और उसके सारे पहलू पर जितनी बहस होनी चाहिए थी उतनी बहस नहीं हुई। 2016 में पहले ही साल जल्दी जल्दी में जब नीट हुआ और 2 बार हुआ, जुलाई में हुआ जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था उनके लिए, बाद में दोबारा हुआ। 8 लोग अरेस्ट हुए पेपर लीकेज पे बनारस से। अभी देख लीजिए इस साल की बात, 12 सितंबर को नीट हुआ, खबरें आई कि साहब सीकर में पेपर लीक हो गया। पहले डिनाई किया गया, बाद में पता चल रहा है कि इसमें शायद कुछ सच्चाई थी। जयपुर पुलिस ने कंफर्म कर दिया, लोगों को अरेस्ट किया गया, वाराणसी से भी अरेस्ट किया गया। जेईई के बारे में भी कंट्रोवर्सी है। 20 कैंडिडेट्स को चीटिंग के लिए, मेल प्रैक्टिसेस के लिए 3 साल के लिए बार कर दिया गया। एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर के ऊपर एलिगेशंस हैं हैकिंग के, मैनिपुलेशन का डिवाइसेस के लिए। जेईई 2021 में एलिगेशंस आ रहे हैं कि पर कैंडिडेट 15 लाख रुपए लेकर हेल्प की जाती थी। अगर एक ही टेस्ट है और उसी टेस्ट में प्रॉब्लम हो गई तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मल्टीपल टेस्ट की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दोनों को वे करने के बाद डिसीजन होना चाहिए। जस्टिस राजन की 165 पेज की रिपोर्ट में वो सारी चीजें आ गईं जो मैं 2003-4 से लगातार लिखता रहा हूं कॉमन टेस्ट के बारे में। मैंने क्लैट के बारे में भी ये बात कही है कि ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, लेकिन क्लैट के ऊपर कभी पेपर लीकेज का इल्जाम नहीं लगा।
कोई भी एडमिशन टेस्ट एक परफेक्ट यार्डस्टिक नहीं बन सकता मेरिट को टेस्ट करने की। यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में क्या एक्सेस और इंक्लूजन कंप्रोमाइज हो रहा है? क्या यूनिफॉर्मिटी इतनी बड़ी वैल्यू है? यह प्रश्न है। राजन कमेटी की रिसर्च से साबित हो गया कि तमिलनाडु में डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। गांव से आने वाले बच्चे जो पहले 61.45% आते थे, उनमें 11% से ज्यादा की गिरावट हो गई और वो अब 50.81% रह गए। सरकारी स्कूलों के बच्चे पहले भी बहुत कम थे, 1.12%, अब वो रह गए 0.6%, यानी 1% भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे नहीं आ रहे मेडिकल में तमिलनाडु में। और जब गांव के बच्चे नहीं आएंगे तो गांव में डॉक्टर्स जाकर प्रैक्टिस नहीं करना चाहेंगे। यह बात तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी नोट की। इसलिए अगर कोई मेडिकल कॉलेज यह एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है कि जिसको हम एडमिशन दे रहे हैं, क्या उसके अंदर समाज सेवा के लिए कोई कमिटमेंट है, तो मैं समझता हूं कि यह सही पैरामीटर है, यह टेस्ट होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे पहले भी डोमिनेट करते थे, 85.12% था। अब देखिए कि वो नंबर बढ़कर हो गया 98.01%। आपको मालूम है, पूरी फिल्म बना दी इंग्लिश मीडियम। अगर आपने नहीं देखी तो उसे देखिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी हमारे सामने रखती है इसकी मूवी। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की आमदनी 2.5 लाख से कम है, उनका नंबर 47.42% से घटकर 41.05% रह गए। वो बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनका नंबर गिर गया। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जजेस का सारा कंसंट्रेशन लीगैलिटी पे रहा। क्या नीट लीगल है? क्या एक टेस्ट हो सकता है? क्या ये जो 2019 में मेडिकल एजुकेशन कमीशन एक्ट आ गया, अब उसके सेक्शन 14 में नीट का प्रावधान है, उसके तहत ये पावर है। एग्जामिन किया उन्होंने कि क्या आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, क्या आर्टिकल 30 वायलेट हो रहा है, और कह दिया वायलेट नहीं हो रहा। ग्लोबल रिसर्चेज इस पर क्या हो चुकी हैं, विदेशों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। अमेरिका में रिसर्चेज हो चुकी हैं कि इस तरीके के टेस्ट ज्यादातर अमीरों को, गोरों को, वाइट्स को, पावरफुल फैमिलीज के बच्चों को मदद करते हैं। औरतें, ब्लैक्स और गरीब, अल्पसंख्यक, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के विरुद्ध जाते हैं। जिस तरह की कमेटी, राजन कमेटी बनी, अगर ये और राज्यों में भी बने तो यही नतीजे और फाइंडिंग सामने आएंगी। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु के लॉ ने वन नेशन वन टेस्ट के इशू को फ्लैग कर दिया है। अब हमें यह देखना चाहिए क्या हमारे देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में एक इलीट का डोमिनेशन है और समाज के कुचले और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो होना चाहिए। जो हमारे समाज की डाइवर्सिटी है वो इन इंस्टीट्यूशंस में नजर नहीं आती। मेरिट का नाम लिया जाता है, SC, ST, OBC रिजर्वेशन के सिलसिले में कहा जाता है मेरिट कंप्रोमाइज होगी। ये तो पूरी रिसर्च होकर अब सामने आ गई कि जो SC, ST जिस मेरिट पे बच्चे एडमिट हो रहे हैं, उससे बहुत लोअर मेरिट पे NRI के बच्चे एडमिट हो रहे हैं, उससे बहुत लोअर मेरिट पे मैनेजमेंट कोटा में बच्चे एडमिट हो रहे हैं। सिलेबस CBSE का लार्जली अडॉप्ट किया नीट ने, स्टेट बोर्ड्स के अलग अलग सिलेबस।
इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो मैंडेट है वो ये है कि लाइक्स आर टू बी ट्रीटेड अलाइक। जो लोग एक से हैं उनके लिए एक लॉ होगा। एक हिंदी मीडियम, तमिल मीडियम, बंगाली मीडियम, मलयाली मीडियम का बच्चा और एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा, एक सीबीएसई बोर्ड के अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा बराबर नहीं है। यह रेस अनइक्वल है, और अगर यह रेस अनइक्वल है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कोई भी नीट में बैठ सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। यह फॉर्मल इक्वालिटी हुई, यह सब्सटेंटिव इक्वालिटी ना हुई। अगर डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी का गोल हासिल नहीं किया जा सकता। और अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर एग्जाम फेयर और जस्ट नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमको देखना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूलों की क्या हालात हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक पॉपुलर मेजर लेते हुए ये लॉ पास कर दिया, लेकिन अपने स्कूलों में इंप्रूवमेंट लाएं। यूनिफॉर्मिटी की बात अलग है, स्टैंडर्डाइजेशन की बात अलग है। किसी भी लैंग्वेज में बच्चे पढ़ें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर देकर मदर टंग की एजुकेशन को एम्फेसाइज किया है। मैंने बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की और इस स्टेप की तारीफ की। अब इंजीनियरिंग मदर टंग में शुरू करने की बात हो रही है। अगर वहां के बच्चे नेशनल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर यह बात सही नहीं होगी। तो स्कूल, हर स्टेट बोर्ड अपने उन पर ध्यान दे। टीचर्स के अपॉइंटमेंट हो, अच्छे टीचर्स के अपॉइंटमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, और सरकार एक सिंगल टेस्ट की पॉलिसी का क्या गलत असर इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पर होता है, कैसे ये गरीबों को एक्सक्लूड करता है, कोचिंग सेंटर की फीस देने वाले बच्चों को हेल्प करता है, जो सिटीज में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बच्चे रहते हैं उनको हेल्प करता है, और जो गांवों में रहते हैं उनको एक्सक्लूड करता है या उनके विरुद्ध जाता है। इस पर एक बहस होनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।